Namaskar, I am Nishant Kumar Azad, and in this episode of In Conversation with Organizer, we have Raju Best, the young and dynamic leader from and member of Parliament from Darjeeling. We have seen in 2019 Lok Sabha polls that Bhajpa has done so well in this region and won 8 out of 9 Lok Sabha seats. But we have to see that how BJP is going to perform in assembly polls this time. Let's talk to Raju Bista ji and know what he feels about the election and what are the vision he have for the Gorkhas, for this region and all about. नमस्कार राजू जी। राजू जी, लोकसभा पोल्स की बात करें तो 9 में से 8 संसदीय क्षेत्र जो है भाजपा जीत के आई। क्या यही परफॉर्मेंस असेंबली पोल्स में भी भाजपा दोहराएगी या फिर कुछ अलग होगा इस बार? मैं माइनर सा करेक्शन करना चाहूँगा क्योंकि नॉर्थ बंगाल में 8 सीटें हैं और 8 में से भारतीय जनता पार्टी 7 जीत के आई है और एक सीट बहुत कम मतों से कांग्रेस जीत पाई थी और 2019 में भी टीएमसी पूरी तरह साथ थी। रही बात नॉर्थ बंगाल इस रीजन की, देखिए यहाँ पे गोरखा, आदिवासी, राजवंशी, कोच, मेचे, टोटो, राभा, इन सब जो जनजातियाँ हैं इंक्लूडिंग बंगाली, हिंदी भाषी, माइनॉरिटीज़, उनके ऊपर इतना अन्याय अत्याचार हुआ है। देखिए 34 साल तक सीपीएम ने पश्चिम बंगाल को लूटा है और पिछले 10 साल में खास करके नॉर्थ बंगाल में दीदी ने लोगों को पीटा है। जनता त्रस्त है, वो बदलाव चाहती है, वो परिवर्तन चाहती है और नॉर्थ बंगाल के अंदर में इतनी अपार संभावनाएं हैं, टूरिज़्म से लेकर के टी, टिम्बर, फॉरेस्ट, हाइड्रो से लेकर के अपने आप में ये क्षेत्र ऐसा है। दार्जिलिंग की जब हम बात करते हैं, भारत में एक मात्र ऐसा ज़िला है जो 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है। एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, भूटान है और करीब 50 किलोमीटर की एयर डिस्टेंस के ऊपर में चाइना है। सो ट्रेड का पूरा साउथ ईस्ट एशिया के लिए इतनी संभावनाएं होते हुए भी और इसके साथ साथ दार्जिलिंग एक ज़माने में एजुकेशन का हब हुआ करता था। दुनिया भर के मशहूर से मशहूर स्कूल आज भी चलते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन की फैसिलिटी आज नहीं है। सो इतनी संभावनाएं होते हुए भी जिस तरह से नॉर्थ बंगाल पिछड़ा है उसके कारण नॉर्थ बंगाल की जनता सीपीएम से त्रस्ती और ममता दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसीलिए 2019 में पूरी तरह साफ थी टीएमसी और 2021 के इस विधानसभा के चुनाव में भी 54 सीटें हैं नॉर्थ बंगाल में। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को 50 या उससे अधिक सीट मिल सकती है। अगर दार्जिलिंग सीट की बात करें तो यहाँ से हमेशा भाजपा जो है बहुत ही ज़्यादा भारी मतों से जीती है। आप जो जीते वो सबसे बड़ा अंतर रहा पूरे क्षेत्र में, लेकिन उसके पीछे एक गोरखा का सपोर्ट माना जाता है। आप खुद एक गोरखा हैं, लेकिन तब बात और थी, तब गोरखा जनमुक्ति मोर्चा आपके साथ गठबंधन में थी और इस बार वो अलग है, टीएमसी का समर्थन कर रही है। ऐसे में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा आपके वोट बैंक पे और नतीजों पे? देखिए जितने भी गोरखा हैं मोदी जी के लीडरशिप के ऊपर में वो विश्वास रखते हैं और 7 साल से जिस तरह से देश की अनेक समस्याओं का समाधान हुआ है, चाहे वो धारा 370 का हटना हो, बोरोलैंड की समस्या का समाधान हो, ब्रू रिएंग की समस्या का समाधान हो और राम मंदिर तक बन रहा है। सो इतनी जो देश की जो क्रोनिक इश्यूज थे उसका समाधान जिस सरलता से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने किया है उसके प्रति गोरखा भी पूरा विश्वास रखता है और गोरखाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट 2 मुद्दों पे अपनी अड़ान रखी है और 2019 के संकल्प पत्र में भी वो विषय था और 2021 में भी है कि दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डूवर्स की जनता के लिए हम स्थायी राजनीतिक समाधान यानी परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन करेंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत करेंगे और इसके साथ ही गोरखाओं में 11 जातियां जो एसटी में छूटी हुई है, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा 1951 तक, उससे पहले के जितने भी सेंसस थे उसके अंदर में हिल ट्राइब के नाते गोरखा जाने जाते थे। उसके बाद ग्रेजुअली जो है उनसे वो हक छीना गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प पत्र में घोषणा किया है कि छूटी हुई 11 गोरखा के जो जातियां हैं, उपजातियां हैं, उनको एसटी की मान्यता देंगे। देखिए गोरखा और भारतीय जनता पार्टी का एक नेचुरल अलायंस है। हम सब जानते हैं गोरखा एकदम कट्टर देशभक्त होता है, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है और गोरखाओं के लिए भी एक ही नारा रहता है कि नेशन फर्स्ट। सो ऑटोमेटिकली भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ
उसका सिनर्जी मिलता है। और रही बात गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल जी की, जो आपने बात की, देखिए बिमल जी गोरखाओं के नेता थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो तब तक थे जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। और जैसे उन्होंने ये घोषणा की कि वो इस बार के चुनाव में टीएमसी को सहयोग करेंगे और ममता दीदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, ये गोरखा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये टीएमसी की सरकार है। 2017 के आंदोलन में 13 गोरखा भाई बहनों को बीच सड़क पर गोली ठोक के मारने का काम किया। 5000 से ज़्यादा हमारे युवा साथी, उनको विस्थापित जीवन जीना पड़ा। और इतना ही नहीं, घर कुड़की हुई, जो छोटे बच्चे जिस डब्बे में दूध पीते थे वो डब्बे तक यहाँ की पुलिस लेकर के गई। हजारों लोगों के पास फेक चार्जेस केस लगा दिए गए। इतनी पुलिस की एट्रोसिटी, अत्याचार हुई। पूरी दार्जिलिंग में आपको डेमोक्रेसी नहीं दिखेगा। दार्जिलिंग में जो सेमी ऑटोनोमस बॉडी जीटीए चलता है, 2017 से आज तक चुनाव नहीं हुआ। पिछले जो है मतलब 15 सालों से जो सबसे डेमोक्रेसी की जो नींव, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, पिछले 15-16 साल से पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। दार्जिलिंग म्यूनसिपैलिटी भारत की दूसरी सबसे पुरानी म्यूनसिपैलिटी है मद्रास के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर में कोई जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होकर के एक दीदी ने किसी को बिठा रखा है, उसके माध्यम से म्यूनसिपैलिटी चला रहे हैं। भारत का संविधान दार्जिलिंग पे लागू नहीं होता। इतना अन्याय, अत्याचार गोरखाओं ने टीएमसी के शासन में सहा है। गोरखा मर जाएगा लेकिन टीएमसी को वोट नहीं देगा। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अलग होने से आपको कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे पूछना, आपके साथ गठबंधन में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, GNLF। सीए एक बहुत बड़ा मुद्दा है बंगाल चुनाव की अगर बात करें, लेकिन GNLF का सीए को लेकर के स्टैंड कुछ अलग रहा है। ऐसे में कैसे सिनर्जी बैठाते हैं? एक ही पार्टी जो साथ में गठबंधन है, लेकिन एक ही मुद्दे पे दो अलग अलग विचार रखती है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ आज अलायंस में 2019 में भी थे, 21 में भी है। GNLF हमारे साथ है। CPRM यानी कम्युनिस्ट से अलग होकर के एक पार्टी बनी, रीजनल पार्टी, और जिसके अध्यक्ष 3 बार संसद तक भी पहुंचे हैं, सांसद भी रह चुके हैं। यानी कम्युनिस्ट विचारधारा होते हुए भी वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। और इसी तरह से गोरखाओं की सबसे पुरानी पार्टी ABGL, गोरा निमो, सुमिति मुक्ति मोर्चा, ऐसे ये सब साथी हमारे साथ अलायंस में हैं। ये बात ज़रूर है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे 100% प्रोग्राम्स और हमारे 100% चीज़ों को वो समर्थन करें, लेकिन जो गोरखाओं से मुद्दे हैं उनको लेकर के उनकी सहमति है। हम एक कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर में हमारी आपस में तालमेल है। और जो आपने GNLF के बारे में कहा कि सीए का विरोध, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कभी भी सीए का विरोध नहीं किया। नहीं, उन्होंने टीएमसी का समर्थन किया था सीए के मुद्दे को लेकर। नहीं, इसमें भी पूरी सच्चाई नहीं है। उनके पार्टी में कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि सीए के कारण दार्जिलिंग तराई डूवर्स में नुकसान होगा, लेकिन ये कतई नहीं है, क्योंकि सीए जो है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और आस पड़ोस के देशों में जो हमारे अपने लोग जिनके ऊपर में उत्पीड़न हो रहा था, जो अत्याचार जिनके ऊपर हो रहा था, उनको नागरिकता देने का काम था। ये किसी की नागरिकता नहीं छीनती। उसके बाद एक क्लैरिटी भी हो गई और अब सीए को लेकर के किसी प्रकार का विवाद नहीं। गोरखालैंड, हम लोग जब इसकी बात करते हैं, नॉर्थ बंगाल की बात करते हैं, दार्जिलिंग की बात करते हैं, तो गोरखालैंड का डिमांड जो है बहुत ही प्रमुख रूप से समय समय पे उठता रहा है। 2 मेजर वायलेंट प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं 2017 में और 1984 में हुए। उसके बावजूद भी इसका कोई समाधान नहीं निकला। आपने भी इस मुद्दे को संसद के अंदर उठाया है। गोरखालैंड को लेकर कि क्या है पार्टी का विजन? देखिए, भारत देश की एक खूबसूरती है, भारत की संविधान की एक खूबसूरती है, हर एक समस्याओं का समाधान है, लेकिन उस समस्या का समाधान करने की इच्छा शक्ति सरकार में होनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी में है। और जो ये गोरखालैंड मूवमेंट की जहाँ तक बात है, देखिए, हम सबको ये भी समझना पड़ेगा कि वास्तव में गोरखाओं की तकलीफ़ क्या है। देखिए, जो दार्जिलिंग तराई डूवर्स की गोरखाओं की जो समस्या है, वो मूल कारण ये है कि उनकी आइडेंटिटी को लेकर के क्वेश्चन होता है। अब देखिए, भारत और नेपाल के अंदर में 1950 मैत्री संधि है।
अब उसके कारण जो है हमारे अपने ही देश के बहुत सारे लोग गोरखाओं को सेकेंड क्लास सिटीजन के रूप में देखते हैं। सब लोग नहीं कहूँगा, कुछ लोग हैं। तो उसके कारण बार बार उनकी आइडेंटिटी को लेकर के उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। इन सभी विषयों को लेकर के ये मूवमेंट चलता आ रहा था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी समस्या और उनकी इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने संकल्प पत्र में घोषणा किया है कि ये जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, ये दार्जिलिंग हिल्स तराई डूवर्स की जनता की जो मांग है, उसका हम राजनीतिक समाधान करेंगे। यानी स्थायी राजनीतिक समाधान होगा, वो परमानेंट होगा। अभी तक 2 एक्सपेरिमेंट हुए हैं। 86 के आंदोलन के बाद एक हिल काउंसिल गठन हुआ था, फिर 2011-12 में आकर के गोरखालैंड टेरिटरियल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी बना। लेकिन ये दोनों में बंगाल की सरकार उसमें हावी रही, स्वतंत्र रूप से उसको चलने नहीं दिया गया, उसमें बहुत करप्शन हुआ। ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट थे वो पूरी तरह विफल रहे और जनता की अपेक्षा और उनकी उम्मीदों पे खड़े नहीं हो पाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कहा है स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ और मेरी जनता के प्रति ये मेरा भी जवाबदेही बनता है कि जो हमारे स्थानीय लोगों के मुद्दे हैं उसका समाधान। एक तरफ आप कह रहे हैं कि गोरखालैंड को लेकर के मतलब परमानेंट सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे और भी बहुत सारे प्रोमिसेज हैं जो भाजपा ने इसको लेके किए हैं। लेकिन हाल में ही सौरभ गिरी जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जब बात की ऑर्गेनाइजर से तो उन्होंने बताया कि भाजपा इस मैटर को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और यही वजह रहा, ये जो फेक प्रॉमिसेस कह सकते हैं वो भाजपा करे और यही वजह रही कि वो गठबंधन से अलग हुए। आप कैसे देखते हैं इन आरोपों को? देखिए, वे सरासर गलत है और उन्होंने अपनी असली छवि जनता के सामने दिखाई है जो जनता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बहुत सारे साथी 2017 में मारे गए थे, उनको विस्थापित होना पड़ा था। वो स्वयं भी 3.5 साल बाहर रह करके आए हैं और उसके बावजूद भी इतना अन्याय अत्याचार होने के बाद अगर आज आकर के पब्लिक को ये कहते हैं टीएमसी को वोट दो, जनता कभी नहीं कहेगी क्योंकि नेता जो है वो जनता ही बनाती है। क्या लगता है बैक हैंड में कोई डील हुई है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन मैं मीडिया के समक्ष ये सब बातें नहीं रखूँगा। लेकिन जहाँ तक ये आरोप का विषय है, जनता का उनके प्रति ये आरोप है कि आपने हमारे मुद्दे बेचे हैं, आपने हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, आपने हमारे सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। ये जनता के आरोप है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 1 के साथियों के ऊपर में। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 सालों से भारत सरकार में है और उससे पहले कांग्रेस थी, कभी सीपीएम थी, मतलब इतने सालों से सरकार ही रही। आज जो ये गोरखाओं से जुड़े मुद्दे, ये तो 100 साल से चल रहे हैं और पिछले 7 साल से जिस तत्परता से मुद्दों का समाधान हुआ है, और ये भी आज नहीं तो कल होना ही था। लेकिन बड़ा अड़चन ये आ रहा था, जब 2-3 बार प्रयास हुआ, ऐसा नहीं है, जब गृह मंत्रालय से ट्राइपेटाइट टॉक के लिए मीटिंग रखा गया, लेकिन कभी भी जो है टीएमसी सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने उसका समर्थन नहीं किया और नहीं आई। लेकिन अब हमारे पास एक मौका है 2021 में, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन सब समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से हो सकता है। मुझे लगता है वो इनपेशेंट होकर के जल्दबाजी में उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है और 2021 के चुनाव के परिणाम के बाद उनको ये एहसास जरूर होगा। चाय बागान बंगाल में भी और असम में ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुसंख्यक परिवारें हैं जो इनसे जुड़ी हुई है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक कह सकते हैं। मतलब डायरेक्टली अगर बात करें तो 5 लाख परिवार हैं जो चाय बागान से जुड़ी हुई है।
तो ऐसे में जो चाय बगान का जो मुद्दा है, कई सारे चाय बगान का बंद होना, मिनिमम वेज को लेकर कई बार जो सवाल उठते रहते हैं, इन मुद्दों को लेकर के भाजपा के पास क्या विजन है? क्योंकि मोदी जी ने भी इस मुद्दे को लेकर अपने भाषणों में और अमित शाह जी ने भी अपने भाषणों में इसको लेकर के चर्चा की है। तो वास्तविक में आप इसी एरिया से आते हैं, तो वास्तविक में अगर कहें तो चाय बगान को लेकर के भाजपा के पास क्या विजन है? चाय बगान की दो मूल समस्याएं। एक तो आज भी मिनिमम वेज एक्ट जो पश्चिम बंगाल के बाकी क्षेत्रों में लागू होता है वो चाय बगान में लागू नहीं है। उसका मूल कारण है कि प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 अभी चाय बगान पे लागू था, तो उसके कारण कोई भी और लेबर से जुड़े हुए कानून चाय बगान पे थोपे नहीं जा सकते थे। और दूसरी उनकी समस्या थी पर्जापट्टे की। अभी जो हाल में पार्लियामेंट के अंदर में जो लेबर लॉज को लेकर के 4 कोड बने हैं, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उस लेबर कमेटी के अंदर में, स्टैंडिंग कमेटी में, मैं स्वयं उसका मेंबर था। और जो कानून पास हुआ है उसके अंदर में PLA एक्ट 1951 वो ख़त्म हो गया है। अब बाकी सेक्टर की तरह चाय बगान के अंदर में भी मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा। अभी उसके रूल्स बन रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नॉन स्किल लेबर के लिए भी 350 रुपये मिनिमम वेज एक्ट लागू है, यानी एक दिन में रोजाना उसको 350 रुपये मिलता है। ऑटोमेटिकली चाय बगान में पत्ती टिपने का काम बहुत स्किल चाहिए, 350 रुपये से ज़्यादा उसको मिलेगा। और हमने भी 350 रुपये, हाँ, 176 रुपये जो आज मिलता है सीधा वो 350 रुपये मिलेगा। और हमने अपने संकल्प पत्र में भी ये कहा है कि हम 350 रुपये मिनिमम वेज करेंगे हमारी सरकार बनते ही। दूसरा पर्जापट्टा है क्या, दार्जिलिंग, तराई, डूअर्स में जितने भी चाय बगान हैं, ये चाय बगान के अंदर में जो बस्तियां हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ पे, उनका मकान है, उनके पास ज़मीन है, लेकिन उस ज़मीन का अधिकार उनके पास नहीं है। हमने स्पष्ट संकल्प पत्र में कहा है दार्जिलिंग, तराई, डूअर्स और इस क्षेत्र की जनता जो चाय बगान में रहती है, यहाँ पे बहुत बड़ा 25,000 एकड़ में सिंखोना बगान है, जो सिंखोना बगान में लोग रहते हैं, यहाँ पे बन बस्ती में लोग रहते हैं, क्योंकि FRA एक्ट 2006 देश भर में लागू है, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। बन बस्ती में रहने वाले लोग हैं। DI फंड यानी दार्जिलिंग इम्प्रूवमेंट फंड, ये अंग्रेज लिया करते थे, आज ममता दीदी भी जो है ये डाइन फंड जनता से ले रही है। चाय बगान, सिंखोना बगान, बन बस्ती, DI फंड में रहने वाले लोगों को हम उनको जमीन का अधिकार, उनको पर्जा पट्टा देंगे। ये सब पोल प्रॉमिसेज है या वास्तविक में भाजपा? मिनिमम वेज तो ये हो गया है, ये अभी लागू होना है, इम्प्लीमेंट होना है। दूसरी बात, पर्जा पट्टा ये स्टेट का सब्जेक्ट है, जैसे हमारी सरकार बनेगी वो हम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए घोषणा नहीं करते। हम जो भी कहते हैं सोच समझ करके जो करना होता है वही कहते हैं। और तीसरा, अब क्या होगा, इस कानून के लागू होने से अब चाय बगान में ESI के अस्पताल बनेंगे, चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं होंगी। हाल ही के बजट में आपने देखा होगा 1000 करोड़ रुपया चाय बगान की माताएं और उनके बच्चों के वेलफेयर के लिए जो है मोदी सरकार ने दी है। मुझे लगता है इन सब के कारण चाय बगान की उन्नति होगी। और एक षड्यंत्र के तहत TMC ने बहुत सारे चाय बगान बंद करवाए। वो बंद चाय बगान में आज रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठिए आके बसाए जा रहे हैं। जगह जगह मिनी पाकिस्तान का गठन हो रहा है नॉर्थ बंगाल में। ये सीमावर्ती इलाका है, उसके बावजूद भी चिकन नेक यही है, ये सेंसिटिव इलाका है, उसके बावजूद भी ये सब षड्यंत्र के तहत हो रहा है, वोट बैंक के लिए हो रहा है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बंद चाय बगान को एक कोऑपरेटिव मूवमेंट के तहत जिस तरह से अमूल चलता है, हमारी इच्छा है कि आने वाले समय में हमारी सरकार आएगी तो सारे चाय बगान को हम खोलेंगे। आपने बांग्लादेशी और रोहिंग्यास की बात की, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है और कह सकते हैं कि बंगाल का एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। वो सबसे ज़्यादा संख्या में बात करें तो यहीं पे हैं। तो भाजपा CA एक्ट लागू हो चुका है, कह सकते हैं आप, और कई राज्यों में अब इनको बाहर भेजने की तैयारी भी हो रही है। लेकिन बंगाल जो बॉर्डर से सटा हुआ है और जिस तरीके के यहाँ का ताना बाना है, क्या वास्तव में ये संभव होगा कि सभी को वापस भेजा जा सके? देखिए, किस तरह से भेजेंगे, क्या करेंगे, इसका सटीक उत्तर तो गृह मंत्रालय से गृह मंत्री जी दे सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में घुसपैठियाँ बढ़ी है, जिस तरह से रोहिंग्यास आकर के बस रहे हैं, ये भारत देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये पश्चिम बंगाल के लिए खतरा है। और इसको जो है
एक सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा नहीं हो करके सब पॉलिटिकल पार्टी को आगे आकर के इसको रोकना चाहिए। मुझे याद है, मैंने वो क्लिपिंग देखी है, एक समय ऐसा था ममता दीदी खुद इनको लेकर के परेशान होती थी, कागज़ फाड़ करके, बिल फाड़ करके स्पीकर के मुंह पे फेंका करती थी। आज वो अपनी वादों से पलट रही है, क्योंकि आज उनको सीधा सीधा वोट बैंक दिख रहा है। वो मतलब जानबूझ के एक विशेष समाज के लिए ही काम करती है और वो 30% को अपना वोट बैंक मानती है, फिक्स डिपॉजिट मानती है। मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नक्सलबाड़ी बिल्कुल यहाँ से लगा ही है, 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है। एक चीज़ जो मुझे वहाँ पे दिखी कि वो रेड बेस्टन हुआ करता था, लेकिन वो कमी अब वहाँ पे धीरे धीरे मतलब कह सकते हैं कि भाजपा के झंडे वहाँ पे ज़्यादा दिख रहे थे। CPM का झंडा मुझे कम दिखा इन रिस्पेक्ट ऑफ भाजपा फ्लैग्स। तो 2019 के चुनाव की भी बात करें तो नक्सलबाड़ी क्षेत्र से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था भाजपा का। क्या वही प्रदर्शन नक्सलबाड़ी क्षेत्र से भाजपा विधानसभा चुनाव में भी, क्योंकि दोनों चुनाव में बहुत अंतर होता है? देखिए, मेरे अंडर में 7 असेंबली सीटें आती थी लोकसभा में, और उसमें 98,000 से लीड मुझे नक्सलबाड़ी क्षेत्र से मिला था। यहाँ के लोग हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ के लोग विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कटमनी, करप्शन और इस गुंडा राज से दुखी हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस बार के चुनाव में भी नक्सलबाड़ी सीट का जो परफॉर्मेंस होगा बाकी सब सीटों की तुलना में अच्छा होगा, मेरा ये मानना है। और CPM कांग्रेस की जो आपने बात की, CPM आपको ढूंढते हुए भी नहीं मिलेगा, आपको दिन में भी टॉर्च लाइट लगा करके पश्चिम बंगाल में ढूंढना पड़ेगा। आज उनकी ऐसी स्थिति है, और कांग्रेस का क्या हाल है देश भर में हम जानते ही हैं। सो पश्चिम बंगाल में CPM कांग्रेस कोई फैक्टर है ही नहीं। सीधा मुकाबला पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ बनाम TMC के अत्याचार के खिलाफ है। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा TMC वर्सेस BJP। 10 करोड़ जनता एक तरफ है, एक तरफ ममता दीदी और उनका व्हीलचेयर है, और 10 करोड़ जनता ने ठान लिया है कि हमें परिवर्तन चाहिए, तो परिवर्तन होके रहेगा। आपकी बातों से लगता है कि जीत को लेकर के आप काफ़ी अस्वस्थ हैं। तो मैं इससे संबंधित सवाल पूछ रहा हूँ कि नॉर्थ बंगाल में भाजपा कितनी सीटें जीतेगी, और अगर पूरे वेस्ट बंगाल की बात करें तो भाजपा कितनी सीटें जीत पाएगी? जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्थ बंगाल में 54 सीट हैं, 50 या उससे अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, और ये 2019 में भी प्रूव हुआ था। और पूरे बंगाल में 200 से अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अतिशोक्ति नहीं है ये? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे, आप कुछ दिन रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जनता के अंदर में कितना आक्रोश है। ये जितने भी सर्वे आते हैं, टेलीविज़न के अंदर में आंकड़े दिखते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, और सच्चाई भी यही है। कभी BJP 40%, कभी TMC 40%, 38, 40, 42 यही घूमते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल में आप 4 लोगों से बात करना, 2 लोग मन की बात खुल के कहते हैं, लेकिन 2 लोग बिल्कुल डरते हैं, क्योंकि वो TMC से डरते हैं, TMC की पुलिस से डरते हैं, TMC के गुंडा से डरते हैं। सो ये जो साइलेंट वोटर है, और विशेष करके जो महिलाओं के अंदर में जो आक्रोश है, ये सब कारण होगा कि भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीट जीतेगी। Thanks a lot, Raju Bistri, for talking to organizer and over range of issues regarding West Bengal polls. Thanks a lot again.